ऑपोजिशन की सफों में कोई गद्दार मौजूद है? क्या ऑपोजिशन की जमातों को कोई पेशकश की गई है? अगर पेशकश की गई तो वो करने वाला कौन था? मुल्क की सियासत में इल्जामात तो थे ही, अब बहुत से सवालात भी पैदा हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत गिराना चाहती है और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद भी हुकूमत गिराना चाहता है। अगर इख्तलाफ है तो तरीक़ाकार पर है। नून लीग जलसे, जुलूसों और एहतजाजों से हुकूमत गिराना चाहती है। पीपल्स पार्टी सिस्टम का हिस्सा रहते हुए सिस्टम को इस्तेमाल करके हुकूमत को गिराना चाहती है। मुस्लिम लीग नून कहती है ऑपोजिशन की तमाम जमातें असेंबलियों से इस्तीफे दे। पीपल्स पार्टी कहती है इस्तीफे देने की बजाय पार्लियामेंट का हिस्सा रहा जाए, तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत गिराई जाए। पीपल्स पार्टी कहती है इसकी बात मानी जाए, ऑपोजिशन की दीगर जमातें कहती हैं नहीं, हमारी बात मानी जाए। तरीक़ाकार के इसी इख्तलाफ ने दोनों पार्टीज को दूर कर दिया। पीपल्स पार्टी कहती है हमारा बताया हुआ तरीका नहीं माना गया, इसलिए हुकूमत ना गिर सकी। ऑपोजिशन की दीगर जमातें कहती हैं हमारा तरीका अख्तियार किया जाए तो हुकूमत खत्म की जा सकती है। यही इख्तलाफ अब कुछ संगीन इल्जामात को भी जन्म दे चुका है। आज बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयान दिया, इन्हें वादे याद दिलाए। ये कहा कि हुकूमत को घर भेजने के लिए अगर पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानती तो इसी बात पर अमल कर लें जो वो खुद कहते रहे। और एक बयान ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का भी सामने आया। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम टूटने का जिम्मेदार बिलावल भुट्टो को करार दिया। यह इंकशाफ किया कि बिलावल हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ब्रैकेट हो चुके हैं। जो पेशकश बिलावल को हुई वही मौलाना फजलुर रहमान को भी हुई, ये उनका कहना था। बिलावल ने तो वो पेशकश मान ली लेकिन उन्होंने इनकार कर। इससे पहले बिलावल भुट्टो एक जलसे से खिताब के दौरान ऑपोजिशन की दीगर जमातों से मुखातिब हुए थे। उन्होंने भी यही तासुर दिया था कि ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के साथ मिल चुका है, हुकूमत का सहूलतकार बन चुका है, दोगली पॉलिसी पर चल रहा है। बिलावल भुट्टो के जवाब में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बिलावल साहब सहूलतकारी पर बात हुई तो दूर तक जाएगी। कैसे मुमकिन है कि हमने उनका अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और आप उस वक्त भी पीछे हटे। आज हम तो जगह जगह जा रहे हैं। हम अब आपको मजबूर करेंगे कि आप ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, बुज़दार को घर भेजे, इमरान को घर भेजे। बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ या हिकमत अमली ये है कि ऑपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाएं। इस हिकमत अमली का इज़हार वो माजी में भी बार बार कर चुके हैं और इस बार तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि जब वोट इस्तेमाल करने का वक्त आया तो वोट की इज्जत की बात करने वाले भाग गए। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो और जब वोट का इस्तेमाल का वक्त आया भाग जाए। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो और बाय इलेक्शंस की वक्त हो तो आप बॉयकॉट की बात करें। अगर आप वोट का इज्जत करते हो तो आप अपना वोट इस्तेमाल तो करो। बिलावल तासुर देते हैं कि मुस्लिम लीग नून उनकी अदम एतमाद वाली बात मानती नहीं है, लेकिन लीगी लीडरशिप ये मौक़िफ़ दे रही है कि अगर पीपल्स पार्टी तरीके अदम एतमाद के लिए दरकार नंबर इकट्ठे कर लेती है तो नून लीग उसका साथ देगी। अब सवाल तो यह है कि बिलावल जो ऑफर कर रहे हैं और जिसकी बुनियाद पर नून लीग को बुरा भला कह रहे हैं वो ऑफर तो नून लीग पहले ही कबूल कर चुकी है। और सवाल यह भी है कि क्या वाकई बिलावल भुट्टो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ब्रैकेट हुए हैं? पूछेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब से। तो सब शुक्रिया, इस सवाल पे तो आता हूं लेकिन जरा उससे पहले ये वाली बात में बता दें। नून लीग कहती है जी आप बंदे लेकर आए, आपने पहले भी कहा कि जनाब हम हुकूमत गिराएंगे। वो कहते हैं कि जनाब आप बड़क ना मारें, आप कम से कम कोई लाइन ऑफ एक्शन दें, कोई प्लान दें। तो सब आप मुझे बता दें आपका प्लान है क्या? आप नून लीग से कह रहे हैं अदम एतमाद लेकर आते हैं, आपके पास बंदे पूरे हैं या सिर्फ आप बड़क ही मार रहे हैं? एक टाइम था जब इत्तेहाद के अंदर क्रैक्स थे बजट से पहले, पीटीआई के अंदर क्रैक्स थे बजट से पहले, और वो बड़ा मुनासिब टाइम था जब हमने इनको कहा था। फिर जहां तक इस्तीफों की बात की है तो ये देकर दिखाएं इस्तीफे। अगर ये समझते हैं कि ये पॉलिसी दुरुस्त है तो ये शुरू करें। हमने जब इनसे पूछा कि इस्तीफा या कोई भी पॉलिटिक्स में जो स्टेप होता है वो आज होता है, आज का मसला नहीं होता, उससे अगले दिन का होता है। तो अगले दिन हम क्या करेंगे इस्तीफे देकर? उन्हें कुछ पता नहीं था। जब फिर पूछा कि क्या करेंगे, दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कहते जी दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर आप दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको कौन वोट देगा? इतनी
नहीं, ये इस किस्म की फ्लॉड एक इनकी थी बिल्कुल, जिसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अगर दोबारा इलेक्शन लड़ना तो फिर इस्तीफे क्यों दे रहे हैं? तो इस्तीफे क्यों दे रहे हैं, यही हमने पूछा। और अगर आप इस्तीफे तो इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको कौन वोट देगा? कोई भी बंदा आपको वोट नहीं करेगा। तो बहरहाल ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका हमें देखना पड़ेगा। अब भी ऐसी सूरत हाल है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं जी पंजाब में चेंज लेके आते हैं, देखिए वो बिलावल साहब ने कहा, आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बताएं। नहीं, मसला ये है कि ऐसी चीजें कोई बाहर आकर पहले मीडिया में अनाउंस तो नहीं होती कि ये हमारी स्ट्रेटजी है। बिलावल साहब ने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को बता दिया था, तो उनके लेवल पे ये चीजें जब ऐसी होती हैं तो फिर वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है और लीडरशिप के लेवल पे शेयर होती है, वो उन्होंने कर दी थी। अब अगर मरियम नवाज अगर मरियम नवाज ये कह दें, अगर मरियम नवाज ये कह दें कि हम तो चाहते हैं ये 5 साल पूरे करें, हम बुजदार बैठा रहे, हमें क्या कहता है, तो फिर उसके बाद कौन सी आप फिर ऐसे ही हमसे स्ट्रेटेजी किस लिए पूछ रहे हैं? ऐसी तफन्ने तबाह के लिए पूछ रहे हैं, तो उसकी तो जरूरत नहीं है। चले, अच्छा आप ये आपकी बात बजाय आप स्ट्रेटजी ना मीडिया पे बता सकते हैं, बतानी नहीं चाहिए, डेफिनेटली वो आपका ट्रम्प कार्ड, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो जो स्ट्रेटजी थी जो बताई बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को, चौधरी साहब, उस पर रद्द अमल क्या दिया? शहबाज शरीफ साहब को पसंद आई वो स्ट्रेटजी? ये नहीं मुझे पता, मतलब उनको कॉन्फिडेंस था उस पर? नहीं, ये नहीं मुझे पता। एक्चुअल शहबाज शरीफ साहब शायद चाहते हैं कि ये हो, लेकिन जो दूसरा धड़ा है नून लीग का वो नहीं चाहता। हाँ, उससे चूंकि उनको, हमें तो दोनों जगह पे हम लार्जेस्ट पार्टी तो नहीं है, लार्जेस्ट पार्टी नून लीग है। अगर पंजाब में आती है तब्दीली तो किसको फायदा है? नून लीग को फायदा है ना, हमजा बनेंगे। वो पता नहीं क्या इश्यू है, अब मैं तो नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन वो प्रॉब्लम उधर है। अच्छा, प्रॉब्लम उधर है। अच्छा, लेकिन जैसे आपकी जो स्ट्रेटजी है, अगेन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा, ना ही आपको मजबूर करने की कोशिश करूंगा कि आप वो बताएं, लेकिन उसमें पंजाब सिर्फ शामिल था या वफाक भी शामिल था? नहीं, पहले पंजाब था। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ज्यादा वीकनेस हमें नजर आ रही थी, और फिर सेंटर भी था, फिर बलूचिस्तान भी था। अच्छा, तो सर वो अभी सेंटर में तो है या जैसे आपने कहा सियासत में टाइमिंग होती है? नहीं, सेंटर में तो हमने सेनेट इलेक्शन में नंबर पूरे करके दिखा दिए थे। अब ये रोज पूछते थे नंबर किधर है, आप नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, नंबर्स किधर है, नंबर्स किधर है। फिर उसके बाद शौरी तौर पर पीडीएम तोड़ दी गई और एक तयशुदा मंसूबे के तहत तोड़ी गई, हमें शौरी तौर पर। अच्छा, और ये देखिए, ये इल्जाम अभी जो आप लगा रहे हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान ने आप पे लगाया है, बिलावल साहब पे लगाया है, पीपल्स पार्टी पे लगाया है कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के एक ब्रैकेट में है, पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत, ये इल्जाम आप उन पे लगा रहे हैं। तो सर ये कैसे पता चलेगा कौन सच्चा, कौन एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ? साहब का नहीं, मौलाना साहब का मैं आपको दे देता हूं। उनकी पार्टी सिंध में किसके साथ बैठी है? उनकी सिंध में पार्टी जो है वो पीटीआई और जीडीए के साथ बैठी है इत्तेहाद के अंदर। हम हुकूमत के साथ बैठे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, या मौलाना साहब की पार्टी बैठी हुई है? वो पहले अपनी पार्टी का जवाब दें। अच्छा, चलो साहब मुझे ये बता दें, बंदे पूरे हैं आपके पास पंजाब में? मतलब वो जिन्होंने वादा किया हुआ है, जिन्होंने पर्दे के पीछे आपसे हाथ मिलाया हुआ है, वो पूरे हैं लोग? सर कई बार पूरे हो गए तो फिर पूरे हो चुके हैं। छोड़ दें इस बात। अच्छा, अब लोगों के पंजाबी में कहते हैं ना कि पूर दिया उनको। हाँ, नहीं वो ठीक है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि अब इसका मतलब है कि आपने तो कह दिया कि ये जी क्रोनीज हैं उनके, हुकूमत के, एस्टैब्लिशमेंट के, तो इनके साथ तो इत्तेहाद आपका नामुमकिन है। तो सर अब अकेले सोलो फ्लाइट लेंगे आप हुकूमत को घर भेजने की, तो ये कैसे करेंगे आप? नहीं, वो तो हम तो देखे ना, हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपना रोल है ना, लोग देख रहे हैं इस मुल्क के। आज भी बिलावल साहब ने कहा कि या आप इस्तीफे दें, जो आपकी स्ट्रेटजी थी, अगर इस्तीफे नहीं देते तो हम ना आप अपनी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं ना हमारी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, तो फिर ये क्या है, कौन सी स्ट्रेटजी? फिर इनको मुद्दत पूरी करवाने देनी, या किसी जज साहब का इंतजार है जो आए और इफ्तिखार चौधरी की तरह उनके सारे केसेस माफ कर दें? ये स्ट्रेटजी है? ये तो फिर नून लीग ने फैसला करना है। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं? आपको पता है कि बजट में जरदारी साहब बीमारी के बावजूद चले गए थे। हमारे कितने लोग थे और उनके कितने लोग थे, आप सिर्फ बजट की फिगर उठाकर देख ले, आपको सीरियसनेस का पता चल जाए।
अच्छा, लेकिन चौधरी साहब ये जो आपकी स्ट्रेटजी है सर, जो सेनेट में हुआ था, जो गिलानी साहब को वोट पड़ गए थे, ये इसी किस्म की स्ट्रेटजी है सर जिसको आप पंजाब में गिलानी साहब जीते हुए हैं, वहां तो समझ में आती है। नहीं, गिलानी साहब तो जीते हुए हैं, क्या मतलब हुआ? अगर आप एक वोट जबरदस्ती उठाकर किसी को ना माने तो वो दूसरी बात है, उसके लिए हम कोर्ट गए हुए, कोर्ट में फैसला हो जाएगा। गिलानी साहब जीते हुए हैं, उसमें क्या है, हमने तो जीत लिया था, 2 वोट कम पड़े थे ना जो टोटल वोट। नहीं, मैं सेनेट की बात कर रहा हूँ ना सर, तो बाकी तो जीता हुआ। वो जिस तरह सेनेट के अंदर जो हुआ ना सर, सेनेट की बात कर रहा हूं मैं, वो तो जो पहले वो सेनेटर बने वो तो अलग बात है ना सर, सेनेट का जो वोट है, जो बाप का वोट है, उसकी बात कर रहा था। वो स्ट्रेटजी होगी आपकी? नहीं सर, मैं चेयरमैन सेनेट की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा सर, तो वहां पे तो जीते हुए हैं ना। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कभी सियासी लड़ाई के लिए अखाड़े में उतर आना, धुआंधार बयानात देना, गिरफ्तारियां पेश करना, कभी खामोशी इख्तियार कर लेना, जमानतें हासिल करने की कोशिश करना, कभी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के लिए चुपचाप रजामंद हो जाना, कभी भरे जलसे में फौजी क़यादत के खिलाफ बयान दे देना, कभी मुल्क में आकर डट जाना, कभी बीमारी का इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर चले जाना। अब तक मुस्लिम लीग नून ने कई पैंतरे बदले हैं और नून लीगी क़यादत के हालिया बयानात का जायजा लिया जाए तो सवाल यह पैदा होता है कि अब नून लीग कोई और चाल चलने जा रही है। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने 2 खबरें दी हैं नाजरीन, और दोनों खबरें एक दूसरे से बढ़कर हैं। एक तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इसी साल पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल किया वही इन्हें चौथी बार भी वजीर आजम बनाएंगे। नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। जिन्होंने उसको नाअहल किया, निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इस बमर से इस पाकिस्तान को कोई निकाल नहीं सकेगा। गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपनी अपील में एक नया रंग लेकर आए हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि सजा के खिलाफ अपील बाद में सुने, वो एक पिटिशन लाना चाहती है, इसे पहले सुने। मरियम नवाज ने कहा कि इस पिटिशन के जरिए वो कुछ हकायक अदालत के सामने लाना चाहती। मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। इससे कबल मरियम नवाज ने हालात बदलने का इशारा भी दिया था और ये भी खबर दी थी कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। ये बात मरियम नवाज शरीफ के पुराने मौक़िफ़ से मुतज़ाद थी, क्योंकि इससे पहले जब नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल किया जाता तो उनका जवाब होता था कि नवाज शरीफ को इंसाफ की जमानत दी जाए तो वापस आएंगे। कभी कहती थी जिंदगी की जमानत दी जाए तो वापस आएंगे। उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ, वो बिल्कुल आएंगे और अपने मुल्क में वापस आएंगे। ये उनका मुल्क है। अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं, अब हालात बहुत बदल गए हैं। अभी तो ये सब हुकूमत में है तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज बदलती हुई देखेंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ वापसी के मुतालिक मौक़िफ़ से यू टर्न पर बहुत से सवालात पैदा होते हैं। क्या नून लीग फिर से मुतहरिक होने जा रही है? इससे पहले नून लीग ऑपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से भी मुतहरिक होने की कोशिश कर चुकी थी, एस्टैब्लिशमेंट से सींग भी फंसा चुकी थी, संगीन इल्जामात लगा चुकी थी और लड़ाई की इस किस्त से पहले एक तवील दौरानिये की खामोशी भी इख्तियार की गई थी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की गैर मशरूत हिमायत भी की गई थी और फिर अपनी खामोशी के जवाब भी बताए। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे की तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया, मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहां पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। मैं अपना कुछ ऐसा करके मैं उनके इलाज में कोई खलल नहीं चाहती थी। अब एक बार फिर हालात बदलने की बातें की जा रही हैं। नवाज शरीफ की वापसी के ऐलानात किए जा रहे हैं और आज तो उनके फिर से वजीर आजम बनने का ऐलान भी कर दिया गया। ये खाली खूली ऐलानात नहीं है या इनके पीछे कुछ यकीन दहानियां भी हैं? पूछेंगे नून लीग जनाब जावेद लतीफ साहब से। मियां साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर ये आपके लिए जो खुशखबरी है
ये खुशखबरी आपको दी किसने? नवाज शरीफ साहब ने खुद ये बात की है या आप तक किसी चिड़िया ने या किसी कौवे ने पहुंचाई है? देखें, चिड़िया और कौवे वाले तो अली हैदर हो सकते हैं, मैं तो ना कोई पेशीन गोई करने वाला हूँ, ना सितारों का हाल जानता हूँ। मैं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं 3 सालों में कर दिए गए, उनको देखकर आपको बता रहा हूँ कि जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, कौम जानती है, जिस शख्स ने कौमों मुल्क के लिए अपनी हुकूमत गंवा ली, जिसने आइन कानून की बालादस्ती के लिए सज़ा कबूल कर ली, जिस शख्स ने आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जेल में जाने को तरजीह दे ली, वो नवाज शरीफ जिस पाकिस्तान को देखना चाहता था तरक्की याफ्ता, आज 3 सालों में जिस भंवर में फंसता जा रहा है और रोज़ बरोज़ फंसता जा रहा है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ इससे निकालने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जो बार बार बात की जाती है कि शायद किसी से डील हो गई, किसी के इशारे पे हो रहा है, जो अभी आप बात कर रहे हैं। मैं अली हैदर आपको ये बात वाज़िया करना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि जो निकालने वाले थे उनका गुस्सा ठंडा हुआ है, नहीं होगा या नहीं, मगर पाकिस्तान के खैर खा जो हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हैं और पाकिस्तान के बाहर जो हैं, पूरी दुनिया में जो खैर खाई पाकिस्तान से रखता है, पाकिस्तानी कौम से रखता है, आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए रोशन देखना चाहता है, उसके लिए उम्मीद की किरण जो है उसका नाम है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ को इस बात पर एक आइडियलिस्टिक बात, मैं बिल्कुल रियलिज्म पे बात करने जा रहा हूं। आपका बयान बहुत आज की तारीख का बहुत बड़ा बयान था, उसकी थोड़ी डायसेक्शन करते हैं। उसके 2 हिस्से थे सर। एक हिस्से का ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब क्या कल कहां जाएंगे, मतलब मियां जावेद लतीफ साहब कल इस्लामाबाद जाएंगे, लाहौर जाएंगे, ये मैं नहीं बता सकता, ये मियां साहब खुद बता सकते हैं या आपके कोई करीबी बता सकता है। एक दूसरा, ये जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला था वो अब उन्हें जीतने देंगे, ये खबर नवाज शरीफ नहीं दे सकते, ये खबर वो दे सकते हैं जिन्होंने निकाला था आपके मुताबिक। यानी आप 2 घरों से खबरें लेके आए हैं सर। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि दोनों घरों ने खबरें आपको खुद दी हैं? अच्छा, मेरी एक गुजारिश सुन लें अली, फिर आप कौन सा घर है वो आप बता दें कि जिन्होंने निकाला, वो तो आप बता सकते हैं, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं। दूसरा, पहला घर जो है जिनके बारे में कहा, अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, मैं खबरें लेने देने वाला नहीं हूँ, आपको पता ही है इस बात का। मैं तो स्ट्रीट का एक वर्कर हूँ और मैं जो कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। और जो सोच रहे थे कि अगले साल इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ हर 2 शक्ल में इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आप देखेंगे और उस इंतखाबी कैंपेन को लीड करता देखेंगे। हम आपके बयान से आगे बढ़ते हैं मियां साहब, मैं अब सिनेरियो डिस्कस करते हैं सर। मियां साहब पाकिस्तान आ गए, जो आपने दूसरी बात की थी कि जिन्होंने निकाला था वही जीतने देंगे, यानी मतलब मदाखलत नहीं करेंगे। सर ये होगा क्या? कुछ आप इसको खोल के बताएंगे कि इलेक्शन होंगे अगले साल, वो इलेक्शन जो है आप कह रहे हैं कि फेयर होंगे, उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं होगी, ऐसा होगा सर कुछ? हाँ अली, अब पाकिस्तान किसी ऐसे एडवेंचर का मुतहम्मल नहीं है कि कोई साजिश पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़, वोटर्स के ख़िलाफ़ और हुकूमत बनाने या तोड़ने के लिए की जाए। पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं है। और दूसरा मैं आपको वाज़ह कर दूं कि आज 3 सालों के बाद अगर कोई हमसे ये सवाल करे ना कि नवाज शरीफ के बयानिए ने क्या खोया और क्या पाया, तो हम समझते हैं कि 99.9 हमने
पाया, कामयाबी हासिल की कि जो वो बयानिया था कि आइन कानून की बालादस्ती के बगैर पाकिस्तान तो मैंने किया नहीं कर सकता, ये घर घर पहुंच गया। मियां साहब ये सवाल मैं अर्ज कर रहा हूं लाइन ऑफ एक्शन क्या है। मैं कह रहा हूं मियां साहब वापस आ गए। देखिए मियां साहब का वापस आना उनके अपने इख्तियार में, इसलिए मैं सवाल नहीं कर रहा। वो समझे कल आ गए परसों आ गए। अब जो आप कह रहे हैं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, मुझे ये बताएं कि वो कैसे होगा, क्योंकि उन पे एक पाबंदी है जो कि अदालत ने लगा चुकी है, वो है ताहयात नाअहली। वो उठेगी कैसे उठेगी? फिर आप कह रहे हैं जनाब कि वो वजीर आजम बनेंगे क्योंकि जिन्होंने हराया था या निकाला था वो अब मदाखलत नहीं करेंगे। लाइन ऑफ एक्शन बताएं कैसे होगा? वक्त बड़ा कीमती है इसमें है सर। मैं बताता हूं जी सर। मेरी बात सुन ले अली हैदर, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सजा दी गई थी तो अदालतों ने दी थी। आपको यह भी इल्म होगा कि नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया गया था जेल से निकाल के, और लोग कहते थे कि अब नवाज शरीफ नहीं आएगा। लोग कहते थे निकालने वाले कैसे उसको दोबारा सियासत में जो है वो हिस्सा लेने देंगे। आपने फिर देखा कि 2008 में नवाज शरीफ आए और 2013 के इंतखाबात में वो मेजॉरिटी से जीतने वाली जमात के सरबराह थे और वो प्राइम मिनिस्टर बने। किसी ने रोका? और नवाज शरीफ उस वक्त भी सजा याफ्ता थे। कैसे खत्म हो गई वो सजाएं? ताहयात नाअहल तो नहीं थे ना सर। मेरी बात सुने ना, तो क्या उस वक्त सजा याफ्ता नहीं थे? मुझे ये बता दें सिर्फ। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। तो आज भी जिस तरह अरशद मलिक से सजा दिलवाई गई, फिर आज भी जिस तरह जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया, ये आपको पोशीदा चीजें तो नहीं है। आज तो इस पे किताबें लिखी जा रही हैं। उस वक्त आज तो इस पे तीसरी बार ये बताएं बनने के लिए चौधरी निसार शहबाज शरीफ रात को जाके मुलाकातें करते थे। अब मुलाकातें कौन करेगा? वो अब तब तो कियानी साहब भी नहीं है, अब तो वो रातें भी नहीं है, अब कौन जाएगा? चौधरी निसार भी नहीं है सर। अली हैदर, अगर रातों को मिलना होता तो फिर इतनी तवील जद्दोजहद न करते। अली हैदर, अगर रातों को ही मिलना होता तो हम अपना 2018 का इलेक्शन चुराने ना देते। अगर रातों को ही मिलना होता तो नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ जेल ना काटते। इसलिए आप उन चीज़ों को भूल जाएं जो हम माजी में हो चुका है। अब जो पाकिस्तान है, आज के जो हालात हैं, आज की जो पाकिस्तानी कौम है, आज की जो यूथ है, वो पाकिस्तान के आइन पर, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी क़यादत नवाज शरीफ कर रहे हैं। पेशी है आपकी मियां साहब, पीर को पेशी है, डरदे नहीं तुसी ये गल्लां करके। दोबारा पेशी है आपकी। मेरी बात सुन ले अली हैदर, मैं जो बात कह रहा हूं, मुझे इस पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी है। मेरी पहचान पाकिस्तान है, मेरी पहचान पाकिस्तानी कौम ने बनाई है। मैं उम्र के उस हिस्से में हूं कि मैं समझता हूं और मैं बिल्कुल ठंडे दिलो दिमाग से ये बात कर रहा हूं आपको अली हैदर कि मैं इस पाकिस्तान के लिए कुछ करके जाना चाहता हूं, जिससे मेरी आने वाली नस्लें जो हैं वो खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं ये चाहता हूं कि इस पार्लियामेंट में ऐसा रोल अदा करके जाएं कि इस पार्लियामेंट को आने वाली नस्लें या आने वाली पार्लियामेंट जो है वो ये कह सके कि पिछली पार्लियामेंट के लोगों ने नवाज शरीफ की क़यादत में आइन कानून की बालादस्ती के लिए किस हद तक चले गए थे। वो नैब हो, वो गद्दारी के मुकदमात हों, वो जेलें हों, वो इंतकामी कार्रवाई हो, इससे कोई टाइम मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद हम बात करेंगे अफगानिस्तान में खवातीन के खेलों पर लग गई है पाबंदी। इस्लामी लिहाज से क्या ऐसी पाबंदी लगाई जा सकती है? मारूफ मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। तालिबान के देश में खवातीन पर पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। घर से बाहर निकलने से लेकर तालीमी इदारों तक
खवातीन के लिए खुसूसी अहकाम जारी किए जा चुके हैं। शरई पर्दे की पाबंदी भी नाफिज कर दी गई है और अब तालिबान के अफगानिस्तान में औरतों पर खेलों के दरवाजे भी बंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तालिबान का मानना है कि खवातीन की खेलों की कोई जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान के सकाफती कमीशन के नायब सरबराह अहमदुल्लाह वासिक ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि खवातीन को क्रिकेट खेलने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि खवातीन क्रिकेट खेले। उनका मौक़िफ़ था कि क्रिकेट खेलते हुए खवातीन की बेपर्दगी का अंदेशा है और इस्लाम औरतों को इस तरह देखने की इजाजत नहीं देता। मुखालिफिन के रद्द-ए-अमल की वजह से इस्लामी अक़दार को पामाल नहीं। अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद तालिबान दुनिया को सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं। पहले कौमी हुकूमत की बजाय मुकम्मल तालिब हुकूमत बनाकर दुनिया को सरप्राइज दिया और अब खवातीन पर खेलों के दरवाजे बंद करने की खबरों ने दुनिया भर को हैरान और परेशान कर दिया। इस हवाले से आलमी खेलों के इदारों का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। खवातीन की क्रिकेट पर पाबंदी पर तशवीश जाहिर करते हुए ICC तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान में सकाफती और मजहबी चैलेंजेस के बावजूद ICC तवील बुनियादों पर विमेन क्रिकेट के फरोग के लिए कोशां है। अगले इजलास का एजेंडा अफगानिस्तान में खवातीन के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी होगा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने ICC से सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। खवातीन की क्रिकेट पर पाबंदी के फैसले पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच मनसूख करने की धमकी दे दी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि अगर तालिबान की हुकूमत ने खवातीन पर क्रिकेट खेलने की पाबंदी का फैसला वापस ना लिया तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ पहला तारीखी टेस्ट मैच मनसूख कर देगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के जारी बयान में कहा गया है कि आलमी सतह पर खवातीन के लिए क्रिकेट को फरोग देना तंजीम के लिए इंतहाई अहम है। अगर अफगानिस्तान में खवातीन पर क्रिकेट की पाबंदी की खबर दुरुस्त है तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास होबार्ट टेस्ट मैच के लिए अफगानिस्तान की मेजबानी को मनसूख करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब हसन इलियास साहब। हसन इलियास साहब, तालिबान ने जिस बुनियाद पर खवातीन के खेल पर पाबंदी लगाई है वो इसका एक शरई जवाब पेश करते हैं। आप बताइए, दीन में इसकी क्या गुंजाइश है, नहीं? अगर है तो किन दलाइल की रोशनी में, और अगर नहीं है तो वो किन दलाइल की रोशनी में? जिस वक्त हम दीन के हवाले से कोई दावा करते हैं तो ये बहुत जिम्मेदारी की बात होती है। इसमें हम क्या कह रहे होते हैं? हम ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की इस मामले में ये हिदायत है, ये तकाजा है, ये मंशा है। इसका माखज़ और मस्तर तालिबान हो, कोई मजहबी उलमा का ग्रोह हो, कोई दीनी फिक्री ताबीर हो, ये नहीं बन सकती। खुदा की तरफ जब कोई बात मनसूब करके कही जाएगी तो उसका मस्तर और माखज़ कुरान और सुन्नत बनेंगे। कुरान और सुन्नत का जब हम जायजा लेते हैं तो वहां पर मर्द और जन के इख्तलात के हवाले से, औरतों के हवाले से, मर्दों के हवाले से जो कुछ बयान हुआ है वो बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल मुबर्रहन है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। 3 बातें कही गई हैं। पहली बात ये कही है, मर्द हो औरत जब आपस में मिलेंगे, इख्तलात का मौका आएगा, आमना सामना होगा, माशरे में निकलेंगे तो अपनी नजरों की हिफाजत करेंगे। दोनों को बराबर ये हिदायत दी गई है। इसके बाद अगली बात वो भी दोनों को कही गई है कि दोनों शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे, मर्दों को भी औरतों को भी। तीसरी एक इजाफी बात है जो औरतों को कही गई है, चूंकि औरतें ज़ेब-ओ-ज़ीनत करती हैं तो ज़ेब-ओ-ज़ीनत जब उन्होंने की हुई हो तो इस मौके पर वो मकाम जहाँ पे ज़ेब-ओ-ज़ीनत की गई है उनको वो लोगों के सामने नहीं खोलेंगे। ये दीन की हिदायत है इख्तिलात मर्द-ज़न के बाब में। इसके बाद कोई शख्स आगे बढ़ के कहता है कि अल्लाह के पैगम्बर ने जो एक रिवायत कायम की है, जो एक माशरत कायम की है, उसमें दीन की इस हिदायत पर अमल करने का एक उसवा सामने आता है। लिहाजा अल्लाह की इस हिदायत को शर्मगाहों की हिफाजत, उसके मुतल्लकात, उसके मुकद्दमात की हिफाजत तक ले जाना चाहिए। कोई आगे बढ़ के कहता है कि एक सातिर और मोहतशम जामा ज़ेबी होनी चाहिए। ये सारी बातें तलकीन की नौयत की हैं, हम करेंगे, मर्दों को भी करेंगे, औरतों को भी करेंगे। खेल पर पाबंदी, खवातीन की किसी और तफरी पर पाबंदी, दीन इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। बल्कि मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि अगर तालिबान ये समझते भी हैं कि दीन इस्लाम का ये तकाजा है, तब भी ये उनकी राय है, वो राय पेश करेंगे। लोगों पर इसे नाफिज करने का हक उन्हें किसी ने नहीं दिया। अच्छा, बड़ी अहम बात आपने सर की। मैं उसके बिल्कुल जो चीदा नुकात है उस पे आऊंगा सर। पहली बात तो ये कि पहला तकाजा दीन हमसे ये करता है कि जब हम मिले तो अपनी निगाहों को जो है वो नीचे रखें, अपनी निगाहों से बदफेली को अंजाम ना दें। यानी इसका मतलब है कि मिलना
और मखलूत होना, इसको एग्जेम्प्ट नहीं किया अल्लाह ने। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने ये तरफ से आया कि मिलेंगे, ऐसा होगा, लेकिन उस दौरान आपको अपने आप की हिफाजत करनी है, अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है कि आपकी निगाह से किसी की तरफ बुरी आंख ना उठे। तो इसका मतलब है कि खेल कूद हो या बाकी मामलात हो, उसमें इकट्ठे हो जाना, बाहर आ जाना, वो गलत नहीं है। उस दौरान अपनी जुबान और आंख की हिफाजत करना बेहतरीन अमल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही आपने नतीजा खस किया कि अगर दीन ने इनको ममनू करार देना होता तो फिर ये आदाब बताने की क्या जरूरत थी। ये आदाब तो बताए ही उस वक्त जाएंगे जब एक कोई मुबाह चीज, जायज चीज, वो चीज जो अमलन दीन चाहता है कि हो और होगी, उसके बाद ये कहा जाएगा कि जब आप ये करें तो तब आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। और ये जो ख्याल रखने की बात है, ये यूं नहीं है कि आपने नजरें झुकानी है और उसके बाद एक दूसरे को देखना नहीं है और ठोकर खा के गिर जानी है। निगाहों में शर्म हो, हया हो, खदोखाल का जायजा लेने वाली निगाह ना हो, एक दूसरे को ताड़ने वाली निगाह ना हो, हया वाख्ता वाली निगाह ना हो। यानी ये सब चीजें वो हैं जिनको हम इखलाकी तालीमात से ताबीर करते हैं, लोगों को तवज्जो दिलाते हैं। इख्तलात होगा, इंसान है, माशरे में जीते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। मैं यहाँ पर यह बात भी वजाहत कर दूं कि ये जो हमें आजकल एक ताबीर नजर आती है, बिलखुसूस बरे सगीर में कदीम उलमा की जानिब से, तालिबान की जानिब से, खवातीन के हवाले से अहद नबवी का अगर आप जायजा लें तो वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां पर खवातीन निकल भी रही हैं, काम भी कर रही हैं, ज़राअत का काम भी कर रही हैं, इसी तरीके से कारोबार भी कर रही हैं, उनके खेल कूद की मजालिस भी हो रही हैं। खुद रिसात माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा को लेकर गए हैं और ले जाकर हबशियों का वो रक्स दिखाया है जो जहां पर लोग कारनामे करतब कर रहे होते हैं। हमारे एक बड़ी मखदूम बुजुर्ग हैं सेहत के, डॉक्टर यासीन मजहर सिद्दीकी, उन्होंने पूरी किताब लिखी है अहद नबवी में खवातीन का जो समाजी किरदार था उस हवाले से। तो ये बर्रसगीर की एक ताबीर है जिसमें औरतों को पालकी में बिठाकर और औरतों को बुर्के और हिजाब और निकाब उड़ाकर आप ये दावा करते हैं कि इनके ऊपर तो घरों में बैठना लाजिम है, ये खेल कूद नहीं कर सकती। दीन इस्लाम में ऐसी कोई बात सिरे से मज़कूर नहीं है। अच्छा हसन साहब, मैं यहाँ पे अब दो बातें करूंगा। एक तो ये कि तालिबान की तरफ से अपने इस अमल पर एक और तावील पेश की जा रही है, मैं उसका जिक्र करता हूँ। आपने जिक्र किया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का, तो वो अपने शौहर के साथ गई। वहां पर दलील ये आती है कि जनाब वो चूंकि अपने शौहर के साथ गई थी, ना महरम के साथ नहीं गई थी, और खेलकूद में खुद शिरकत नहीं की बल्कि खेलकूद उन्होंने उसको देखा। एक दूसरा, ये जो तालिबान तावील पेश करते हैं वो ये कहते हैं कि ये एक गैर जरूरी अमल है। खेलकूद और या किसी खेलकूद के मुकाबले में हिस्सा लेना इसकी जरूरत चुके नहीं है। और यही बात जो है वो इस्लाम में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुरान की आयत है, मैं उसे कोट नहीं कर सकता, मफहूम उसका बयान कर देता हूं, अपने घरों में ठहरी रहो, अब बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलो, ये हुक्म है। इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो सकता है मैं गलत हूं। तो सर इस पर रोशनी डालिएगा कि इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जो कुरान की आयत का मफहूम मैंने पेश किया, वो जो तालिबान तावील दे रहे हैं कि खेल कूद गैर जरूरी है, इसके लिए ये मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जरूरी बाहर जाके खेल कूद करना ही करना है। जी, मैं आपकी आखिरी बात से आगाज कर देता हूँ। जिस आयत का हवाला आपने दिया, बिलुमूम लोग मजहबी उलमा पेश करते हैं वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो और जाहिलियत के तरीके पर बाहर न निकलो, ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान की जाती है। इस आयत से अगली दो आयतें पढ़ें, यानी वहाँ जेर बहस क्या है? जेर बहस ये है कि उस जमाने में मुनाफिकीन ने मुसलमान औरतों के साथ रेप जैसे इक़दामात की हक तलफी का आगाज कर दिया। उस मौके पे मुसलमानों को सद्दे ज़रिया के उसूल पर यह कहा गया है कि तुमने बचना है के कामों से। ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात बयान की जाती है। उस जमाने में, उस सूरत हाल में खुद कुरान मजीद ने बताया है आगे कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम महफूज रहो और तुम्हें अजियत न दी जाए। जो अजियत देने वाले हैं इनका इबरतनाक अंजाम होने वाला है। तो ये बात तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की जाती है। जहां तक अगली बात का ताल्लुक है कि ये कोई बेकार काम है, फजूल काम है, तो मैं इस पर आपसे अर्ज करता हूं कि तालिबान इस वक्त मुस्लिहीन की जगह पर नहीं खड़े हुए, वो हुक्मरान की जगह पर खड़े हुए हैं। हुक्मरान अगर वो हैं तो हुक्मरान की हैसियत से क्या दीन ने उनको ये जिम्मेदारी दी है कि जो काम वो महसूस करें कि बेकार हो रहे हैं तो वहां पर लठ लेके पहुंच जाएं और डंडा लेके पहुंच जाएं और उनको रोकें? दीन ने ऐसी कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी। मैं अगर किसी काम को गलत समझता हूं तो मेरी मनसबी हैसियत की रियायत से मुझ पर जिम्मेदारी नाफिज होती है कि मैं लोगों को तलकीन करूंगा, नसीहत करूंगा, मैं उन्हें बताऊंगा। रियासत का सिर्फ दो मामलात में हक होता है, जब कभी
ज्यादती होती है या जान माल आबरू के खिलाफ कोई ज्यादती हो, रकतलफी हो। इसके अलावा कोई दीनी ताबीर मैं रखता हूं वो सही हो या गलत हो, लोगों पे नाफिज नहीं कर सकता। तीसरी बात यह है कि लेकिन अगर हाकिम वक्त अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अपने ऊपर सादिक करे, क्योंकि वो हाकिम वक्त है और शरीयत का निफाज भी उसकी जिम्मेदारियों में से है, तो क्या फिर वो ऐसा नहीं हुक्म सादर नहीं कर सकता? शरीयत ने जो अहकाम नज़्म इज्तिमाई को दिए हैं वो मुतय्यन है, वो मौजूद हैं। जब कभी भी हम शरीयत के किसी हुक्म को लोगों पर नाफिज करवाना चाहते हैं तो पहले हमें ये दलील देनी पड़ेगी कि कुरान मजीद ने हमें ये हिदायत की है कि इस काम को तुमने करना है। शरीयत पर अमल दरामद होता है, हुक्मरान भी अमल करते हैं, अवाम भी अमल करते हैं। पहली चीज इसको समझना चाहिए कि ये कोई खिलाफ शरीयत मामला ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई समझता है खिलाफ शरीयत मामला है तो ये लोगों से मुतल्लक हिदायत है। अगर आप ये समझते हैं कि कुरान ने कहा है कि औरतों को बाहर नहीं निकलना, तो औरतों को कहा है, औरतों ने इस पे अमल करना है। औरतें अमल नहीं करेंगी तो अल्लाह को जवाबदेह होंगी। मुझे यह हक नहीं पहुंचता कि मैं लोगों के जाती मामलात में, और यह हक मैं सिर्फ तालिबान के लिए नहीं कहता, चीन की हुकूमत को भी नहीं पहुंचता, फ्रांस की हुकूमत को भी नहीं पहुंचता, कि वो लोगों के जाती मामलात में, कोई निकाब ओढ़ के निकलता है, कोई बुर्का पहन के खेलता है, कोई पेंट शर्ट पहन के खेलता है, मुझे हक नहीं है कि मैं उसको रोकूं। क्यों हक नहीं है? इसलिए कि दीन की ये हिदायत जो कुछ भी थी वो बंदे से मुतल्लक थी, उसने उस पर अमल करना था। रियासत की जुरिस्डिक्शन जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती और लोगों की हक तलफी, इससे बात शुरू होती है। अगर कोई किसी की हक तलफी करता है तो आगे आप आएंगे, वरना आप किसी को नहीं रोक सकते। अच्छा हसन साहब, मुझे आपकी गुफ्तगू से काफी क्लैरिटी हुई है, काफी कंफ्यूजन्स दूर डेफिनेटली हो रहे हैं। मैं जरा चाहूंगा इस चीज को भी आज आप क्लियर करते जाएं। मैंने चूंकि आगाज में कोट किया था अमर बिल मारूफ वाला सिलसिला, अच्छा वो हुक्मरान तो दूर की बात है, वो एक इंडिविजुअल, एक फर्द भी अपने ऊपर उस आयत को, उस हुक्म को सादिक समझता है, क्योंकि तुम कहा गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम बुराई से रोकोगे, तुम बुराई से को दिल में बुरा जानोगे या तुम उस बुराई को बुरा कहोगे। ये 3 दर्जात है, आपको पता है इस बात का। अच्छा सर, ये जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाला जो सिलसिला है, ये एक फर्द भी अपने ऊपर सादिक कर लेता है और कहता है जनाब मैं इस चीज को इंपोज करूंगा, और फिर जो हुक्मरान है वो तो अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो इसको क्लियर कीजिएगा कि ये इसमें डिफरेंशिएट कहां पे किया जाए। ये जो रिवायत आपने पढ़ी है बिलुमूम बिल्कुल गलत समझी जाती है। इस रिवायत का हरगिज वो मतलब नहीं है जो लोग बयान करते हैं और उसके बाद अपने लिए इस्तक़रार हक को साबित करके खड़े हो जाते हैं बाजार में, चौक में, चौराहों में लोगों की इस्लाह करने के लिए हाथ से। रिवायत क्या बात कह रही है? रिवायत ये कह रही है कि तुम में से अगर कोई मुनकर देखे तो उसे हाथ से रोके, और इसके बाद क्या कहा, इन लम यस्तते, अगर इसकी इस्तात नहीं रखता। अच्छा रियाज साहब, मैं माजरत खाऊं, काश मेरे पास और वक्त होता। ये बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी, बड़ी अच्छी बात आप बता रहे थे, इंशाल्लाह कभी किसी और दिन इस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वुकला ने पूरे मुल्क में एहतजाज किया, अदालतों का बॉयकॉट किया गया, अदालती राहदारियों में सन्नाटा रहा, वुकला बिरादरी अदालतों में पेश ना हुई। वुकला ने यह एहतजाज इसलिए किया था क्योंकि उनका मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियोरिटी की बुनियाद पर जजों की तैनाती की। वुकला का एहतजाज जायज है और सीनियोरिटी की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज करना भी चाहिए, लेकिन कभी इस बात पर भी एहतजाज हुआ है कि इंसाफ में ताखीर क्यों होती है? कभी इस बात पर भी एहतजाज हुआ है कि बेगुनाहों को बरसों और दहाइयों तक जेल में क्यों कैद रखा जाता है? नस्लों की नस्लें पेशियां भुगतती मर जाती हैं लेकिन फैसला नहीं आता। क्या पाकिस्तान के वकीलों ने इस मुजरिमाना ताखीर पर भी एहतजाज किया? पाकिस्तान की अदालतों में 21.5 लाख से ज्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तवा पड़े हैं, जिसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 51,000 जबकि 2 लाख केसेस लाहौर हाई कोर्ट फैसले के मुंतजिर, 83,000 सिंध हाई कोर्ट फैसले के मुंतजिर, 42,000 पेशावर हाई कोर्ट जबकि 4,500 मुकदमा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा लोअर कोर्ट्स में 17 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। कि कभी मुकदमात की सुस्त रवि पर भी कोई एहतजाज हुआ? कत्ल के मुकदमात से लेकर जमीनों के मुकदमात तक दहाइयों तक केस चलता रहता है, तारीखें पर तारीखें पड़ती रहती हैं, लेकिन फैसला नहीं आता। जिसकी ताजा मिसाल कराची की 85 साला बुजुर्ग के केस की है। नाजरीन, 39 साल पहले जिनके 200 गज के घर को केडीए ने एक स्कीम में एक्वायर कर लिया, यानी कब्जा कर लिया, यानी अपने हिस्से में डाल लिया और मुतबादल जमीन देने का वादा किया था, और 11 साल पहले गुलजार हुसैन को 200 गज जमीन के बदले आपको पता है कितनी जमीन दी गई? सिर्फ 8
60 गज की कमर्शियल जगह देकर टरखा दिया गया। गुज़िश्ता रोज उन्होंने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि इस नाइंसाफी पर वो 11 साल से अदालत के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको सुना नहीं जा रहा, जिस पर अदालत ने इन्हें तरजीही बुनियादों पर इंसाफ देने की यकीन दहानी कराई। लेकिन ये कोई एक केस नहीं है। पाकिस्तान की अदालती तारीख ऐसे बेशुमार वाकयात से भरी पड़ी है। कराची के इस बुजुर्ग की तरह इस्लामाबाद में भी एक बुजुर्ग जोड़ा अपनी एक्वायर की गई जमीन के मुतबादल के लिए कई साल तक सीडीए के खिलाफ जंग लड़ता रहा और आखिर दोनों बुजुर्ग मियां बीवी अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन इन्हें वो जमीन नहीं दी गई जिसका उनसे गया। इंसाफ में ताखीर के हवाले से एक मकूला दुनिया भर में मशहूर है नाज़रीन के जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में अगर ताखीर होती है तो इंसाफ के कत्ल के बराबर है। और पाकिस्तान में इंसाफ का यह कत्ल अपनी पूरी खौफनाकी के साथ चल रहा है। 3 बरस कबल सुप्रीम कोर्ट ने जेल में 19 साल से कैद खातून इस्मा नवाब को बाइज्जत बरी किया। 19 साल से। इस खातून को 1999 में माँ बाप और भाई के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 19 साल की अदालती जद्दोजहद के बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया। केस का फैसला सुनाते हुए तब सुप्रीम कोर्ट के जज आसिफ सईद खोसा साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि 20 साल से मुल्जिम जेल में है, इसे सबूत के बगैर ही सजा दी गई। बहुत इस चीज़ का एहसास होता था कि हम बाहर कब जाएंगे, क्यों एक परिंदे को देख के भी होता था कि ये कितना खुश नसीब है कि ये बाहर है और हम एक अंदर, मैं बता नहीं सकती। अहम बात यह है कि इस्मा नवाब की हाई कोर्ट में 16 साल तक अपील ज़ेरे समात रही, जबकि उम्र कैद की मुद्दत इससे कम यानी 14 साल की होती है। बलूचिस्तान का भी एक केस इंसाफ के कत्ल की एक बड़ी मिसाल है, जिसके ऐनी शाहिद और रावी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हालिया चीफ जस्टिस नईम अख्तर साहब हैं। खुद उन्होंने बात की, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तब उन्होंने खुजदार जेल का दौरा किया तो वहां एक कैदी ने रोते हुए अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसके मुताबिक वो अपनी भतीजी के जहेज का सामान वापस लेने के लिए कराची से कोयटा आया था, लेकिन जिस ट्रक में सामान ले जा रहा था इसमें से मंशियात बरामद हो गई जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सेशन कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुना दी और गुज़िश्ता 3 साल से हाई कोर्ट में उनकी अपील की कोई समाअत नहीं हुई है। ये सारा किस्सा सुनने के बाद जस्टिस नईम अख्तर ने इसकी केस का जायजा लिया तो वो मुल्जिम बेगुनाह पाया गया, तो उन्होंने फौरी तौर पर इसे रिहा किया। ऐसी खुशकिस्मती सबकी किस्मत में नहीं होती। चंद बरस कबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसे बेगुनाह शख्स को भी रिहा करने का हुक्म जारी किया था जो 2 साल पहले इंसाफ की राह को तकता हुआ जेल में ही इंतकाल कर गया था। रवां बरस जनवरी में भी लाहौर हाई कोर्ट ने एक सजाए मौत के 2 कैदियों को 9 साल बाद बेगुनाह करार देते हुए बरी करने का हुक्म दिया। इससे पहले नवंबर 2020 में भी सजाए मौत के 2 कैदियों को 8 साल बाद बरी करने का हुक्म सामने आया था। 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे केस का फैसला सुनाया था जो 1 सदी से भी ज्यादा अरसे से ज़ेरे समाअत था, यानी मुकदमात की तवील फहरिस्त है जिसके बेगुनाह मुल्जिमान अपने नाकर्दा गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। बाइज्जत बरी होते होते वो अपनी सजा भी काट लेते हैं, बल्कि उससे ज्यादा काट लेते हैं जिसका जुर्म उन्होंने किया तक नहीं होता। इसी अदालती निजाम का नतीजा है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कानून की हुक्मरानी के एतबार से पाकिस्तान 126 में से 117वें नंबर पर है। जिम्बाब्वे और अफ्रीका के पसमानदा तरीन ममालिक भी पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन पर है। हुकूमत को भी मुल्क के अदालती निजाम की खामियों का एहसास है। वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि अदालतों में मुकदमात दहाइयों तक चलते रहते हैं। एक नस्ल केस दायर करती है तो अगली कई नस्लें फैसला लेने के लिए चक्कर काटती रहती है। अदालतों में जो लोग सालों सालों केसेस चलते हैं, नीचे मसले हैं, कचहरियों में मसले हैं, लोगों के, आम आदमी को मुसीबत है। कब्जे ग्रुपों ने क्यों आए? क्योंकि जमीनों के केस ही नहीं हल होते। अदालतों में 50-50 साल चल रहे हैं, वो कब्जे ग्रुप आ गए, उनके साथ पूरा एक ट्रॉयका बन गया। साथ मिल गया जज, साथ मिल गया पुलिस, साथ मिल गया कब्जा ग्रुप। सिर्फ वजीर आजम ही नहीं बल्कि अदलिया को खुद भी एहसास है कि अदालतें अवाम को बरवक्त इंसाफ फराहम करने में नाकाम है। इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि यहाँ दादा मुकदमा दायर करता है और पोते को इसे लड़ना पड़ता है। 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने भी कमोबेश इसी बात का एतराफ किया था। रियासत ने 6 दहाइयों के बाद साइलीन और आम आवाम के लिए सस्ता और फौरी इंसाफ को अपनी अव्वलीन तरजीह के तौर पे मुकर्रर कर दिया है। नाज़रीन, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह का ये बयान एतराफ है कि रियासत पाकिस्तान में किस बेदर्दी के साथ इंसाफ का गला घूंटा जाता रहा है। शहरियों को इंसाफ के हुसूल के लिए नस्लों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद
वकील और समाजी कारकुन खुशदिल खान साहब, बल्कि आप सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं। खुशदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, आपसे मेरी सदा कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, वो ये है कि वुकला मूवमेंट जो हुई थी जस्टिस इफ्तिखार साहब की, उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया और पता चला कि वुकला जब इकट्ठे होकर किसी मकसद के लिए आगे बढ़े तो कितने ताकतवर होते हैं। लेकिन सर, उसके बाद हमने ये देखा कि वुकला जब भी बाहर निकले वो अपने मकसद के लिए, अपनी जात के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बाहर निकले। सर, हमने कभी नहीं देखा कि वुकला इस वजह से निकले हों कि वहां पे साहिल को इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो बोसीदा हो चुका है, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। मैं जो मिसालें गिनवा चुका हूं, इन लोगों को सजाएं मिली, बेगुनाह लोग थे, इनके लिए कभी बाहर क्यों नहीं निकलते आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपका जो सवाल है बहुत अहमियत का आमिल है। इसमें कोई शक नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करूं कि अब मौजूदा हालात ये है कि तकरीबन 53,000 मुकदमात ऐसे कि अभी से इल्तिवा है। लेकिन अगर आप इनकी काज़ देखें, आपने कहा कि वकुला के मफाद में हमने हमेशा जो तहरीकें चलाए हैं वो अदलिया की आज़ादी के लिए, उसकी खुद मुख्तारी के लिए। वकीलों ने अपनी ज़ात के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया है। अगर आप 2007 के तहरीक को देखो तो उसमें तहरीक की किसके लिए थी? इन जज साहिबान के लिए थी, एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ थी, जिन्होंने एक चीफ जस्टिस को बिला वजह उनको यरगमार बनाकर सारे जजों को रिमूव कर दिया गया। तो ऐसे हालात में अगर हम कानून की हुक्मरानी के लिए और आइन की पासदारी के लिए तहरीक न चलाएं या हम बाहर ना जाएं या एहतजाज न करें तो फिर हम कानूनदान है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जहाँ भी आइन की खिलाफ वर्जी हो, जहाँ भी कानून की खिलाफ वर्जी हो, तो हम इनके खिलाफ एहतजाज करें। जहाँ तक आपका ये है कि ये 2-3 इसके वजूहात हैं। एक तो वजूहात ये कि हमारे सुपीरियर कोर्ट जितनी भी हैं उनकी टाइम लिमिट जो है वो बहुत कम है। मिसाल के तौर पर अब हमारे सुप्रीम कोर्ट का आप ले लें, 9:30 बजे ये आते हैं, बेंच लगती है और फिर तकरीबन इसमें 11 बजे ब्रेक होती है, आधा घंटा वो ब्रेक के लिए, फिर ये 2-2.5 ज़्यादातर 1 बजे तक काम करते। तो ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगें कि एक केस पर 2-2, 3-3 दिन भी लगते हैं। दूसरी बात, केस में छुट्टियां भी आ जाती हैं। हमारे मतलब समर वेकेशन भी होते हैं, हमारे विंटर वेकेशन भी होते हैं। दूसरी बात है कि हड़तालें भी होती हैं, बाइकाट भी होते हैं। लेकिन जितने भी हमारे हड़तालें होते हैं, बाइकाट होते हैं, तो वो भी मतलब इस इदारे की फलाह के लिए हैं, इन लोगों के लिए होती है। इस वजह से दूसरी बात है कि हमारी आबादी भी बढ़ गई, केसेस भी ज्यादा हो गए, उस वजह से भी लिटिगेशन ज्यादा हो गए। पहले से नहीं हुआ था, वो इदारे की, वो अदलिया की, कानून की सरबुलंदी के लिए नहीं हुआ था, वो आपके अपने चैम्बर्स का मसला था वुकला के, उसके लिए हुआ था। मुल्तान का आपको याद है, मुल्तान में क्या हुआ था? वो भी चैम्बर्स का मसला था, चैम्बर्स रिलोकेट करने थे, वुकला ने धावा बोल दिया था वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे। सर, अर्ज कर रहा हूं मैं आपको, बेशुमार किसी वकील को पुलिस वाले ने कुछ कह दिया, सारे वुकला इकट्ठे होके जो है वो सड़क पर आ गए। सर, अस्पताल तक पे हमला हो गया था, वुकला ने किया लाहौर में, वो भी आपको याद होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ 2008-9 की वो जो मूवमेंट थी, वुकला मूवमेंट, उसके अलावा जितनी भी वुकला बाहर निकले हैं वो अपनी मतलब के लिए निकले हैं सर, वो आवाम के लिए नहीं निकले। मेरे पास मिसालें हैं, मैं देख सकता हूं आपको। देखिए, आपने इस्लामाबाद का वाकया सुना है। जब मैंने एक चैम्बर बनाया है विद द परमिशन ऑफ द कंप्यूटर अथॉरिटी, मेरे पास उनकी अथॉरिटी है और एक मतलब हुकूमत आती है, उनके डीसी आते हैं बिला नोटिस के हमारे चैम्बर को गिराते हैं, तो हम क्या करेंगे? फिर हमारा ये हक नहीं है, हम चैम्बर रखना हक नहीं है हमारे एक वकील का, इतना हम हक नहीं करते। और वो भी जब हमें अलर्ट किया गया हो, वो भी जो उनको मतलब हमारे पास उनके अलर्टमेंट लेटर्स होते हैं, हमें कोई नोटिस नहीं देते हैं, बगैर नोटिस किस तरह होते हैं? तो इतना भी मतलब वकील अपने हुकूक के लिए भी इतना भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? अर्ज सुनेगा। देखिए, आप कह रहे हैं आपके साथ नाइंसाफी हुई, सुन रहा हूं। आपको बुरा लगा ना सर? हाँ, आपको बुरा लगा, आप बाहर निकले, आपने एहतजाज भी किया, आप हाई कोर्ट भी गए, अब क्योंकि आपके साथ नाइंसाफी हुई। इसी तरह से ये जो मैंने लिस्ट गिनवाई है, जो 20-20 साल जेलों में बेगुनाह कैद पड़े रहते हैं, इनके साथ भी नाइंसाफी होती है। आपके साथ नाइंसाफी हुई, आपने हाई कोर्ट पे धावा बोल दिया। जो उनके साथ इंसाफी होती, कभी आप उनके लिए निकले बाहर इस तरह से? ये मेरा सवाल था। उनको परमिशन है कि वो भी धावा बोल दें? देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर ऐसे कई इदारे हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं, हमारे उकला में मतलब इनके लिए कमेटियाँ होती हैं, हम जाते हैं, हम नोटिस में लाते हैं, लेकिन ज्यादातर इसकी हुकूमत की भी जिम्मेदारियां बनती हैं, किसी का चालान नहीं होता है। एक मेरी बात भी सुने, देखिए आप क्वेश्चन करते हैं लेकिन सुनने की भी जरा वो क्या करें, मेरी बात भी मुकम्मल सुना करें। देखिए ये अब एक आदमी है, उसमें हुकूमत की भी मतलब दखल अंदाजी होती है। मिसाल के तौर पर चालान मुकम्मल नहीं होती हैं, सालों साल मतलब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, ऐसे केसेस आ जाते हैं कि इनमें मतलब किसी को नॉमिनेट नहीं किया होता है, इसमें मतलब इनकी वजह से भी डिले होती है। बाकी तो हमारे मतलब आवाज तो सब महरूम तबकों के लिए वकील की आवाज होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें हमारे वकील की कोई वो नहीं है मतलब है कि यार ये केस डिले हो गया तो इसमें हम मतलब रिस्पॉन्सिबल है या हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।